नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 की, उसमें ये अगला वीडियो है और इसमें हम लोग यूनिट 6 देखेंगे। तो इस बाकी जिसने नहीं देखे हों वो देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो जुड़े हैं नए तो 2023 से। तो ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक एक घंटे की वीडियो है, लेकिन उनसे आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि थियोरी पढ़ने से सिर्फ आंसर 125 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में ये पॉसिबल उससे नहीं हो पाता है। हमें खुद ही नोट्स उसके फिर से बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको शॉर्ट में ये पॉइंट वाइज इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा इसमें हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे। तो और आंसर्स किस तरीके से, क्या डायमेंशन रहेंगे, वो सारे कवर करेंगे इसमें। तो यूनिट 6 है, इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। यूपी में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, ये दिखाया गया है इसमें सिलेबस में। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि यूपी में संभावनाएं क्या हैं और चुनौतियां हैं क्या क्या, और यूपी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और सरकारी प्रयास देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेते हैं तो लगभग लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए। अब ये सब आप बेसिक चीज़ें तो जानते होंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। अगर आपने इतना तैयारी किया है पेपर 3 का, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। तो ये मान के यहाँ पहले ही चला जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी देखते हैं इसमें संभावनाएं क्या है। पहला इसमें देखते हैं टॉपिक। तो संभावनाओं में आपका देखिए, पहली संभावना क्या है यूपी में कि भौगोलिक स्थिति सौर ऊर्जा हेतु अनुकूल है। नवीकरणीय में बात करेंगे हम लोग सौर ऊर्जा से लेके। ठीक है, आगे इसमें हम बात करेंगे फिर गैर नवीकरणीय की स्थिति क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उसमें भी हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति सौर ऊर्जा हेतु अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा के निकट है यूपी की स्थिति। तो इसलिए ये क्या वर्ष भर प्रकाश यहाँ मिलता रहता है, जिससे कि संभावना है आपकी कि यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। तो और इसे मैप से दिखा दीजिए और उसके अक्षांश देशांतर यहाँ दिखा सकते हैं बाई मैप डाल के। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जल विद्युत हेतु आदर्श स्थिति है यूपी में। क्यों है और कैसे है? देखिए, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के जितने तंत्र हैं उनको सम्मिलित करती है यूपी। तो यूपी में दोनों ही तंत्र आपके पाए जाते हैं, तो इसलिए नदियों की पर्याप्त संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे जल विद्युत हेतु आदर्श स्थिति बन जाती है। अगला है तराई क्षेत्र के जो उच्च स्थान है वहाँ पे पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। तो पवन ऊर्जा की भी संभावना यूपी में है। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो इसके उत्पादन हेतु भी यूपी में संभावनाएं कैसे हैं? तो देखिए, बायोमास किससे बनाया जाता है? अपशिष्ट से। जैसे गन्ने की खोई हुई पशुधन संख्या का जो अपशिष्ट होता है, पशुधन का गोबर इत्यादि जो बोलते हैं, उसकी अगर संभव है तो वो क्या होगा, किससे क्या उत्पादन होता है? उससे बायोमास हम उत्पादित कर सकते हैं। तो इसमें क्या यूपी, देखिए वर्तमान स्थिति ये यूपी गन्ना और खोई उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। तो यहाँ पे संभावना अपने आप बढ़ जाती है कि हम लोग बायोगैस का उत्पादन बेहतर तरीके से और बड़े स्तर पे कर सकते हैं। और पशुधन संख्या में भी प्रथम स्थान पे है यूपी। तो अपशिष्ट के माध्यम से हम बायोमास का उत्पादन कर सकते हैं। जब गन्ने का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे संभावना क्या रहती है? एथेनॉल उत्पादन की। तो एथेनॉल भी तो आपका ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होता है, तो एथेनॉल की भी संभावना रहती है। ठीक है, चलिए, ये हो गई आपकी संभावना यूपी में क्या क्या है। तो ये डाल सकते हैं आप आंसर में, सीधा संभावनाएं पूछेगा, चुनौतियां पूछेगा और कुछ डेटा देखेंगे हम लोग, उसी को आपको कोरिलेट करना है। आज चलिए चुनौतियों में देखते हैं। चुनौती क्या है? पहली चुनौती तो ये है, यूपी क्या है? स्थल अवरुद्ध प्रदेश है, यानी इसकी सीमा तटीय प्रदेश से नहीं लगती है, आसपास कोई समुद्र नहीं है। तो इसलिए ये एक चुनौती है, क्योंकि समुद्री सीमा न होने पर ज्वारीय एवं तापीय पवन ऊर्जा की जो संभावना है वो नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है संयंत्रों और उपकरणों की सीमित और महंगी उपलब्धता यूपी में। क्यों है? क्योंकि इनका उत्पादन नहीं होता है, इन्हें आयात करना पड़ता है और इसके लिए हम चीन पर निर्भर करते हैं, तो ये महंगे हो जाते हैं उत्पाद। तो इसलिए ये चुनौती भी है। और जन जागरूकता का अभाव है, ये आप कॉमन पॉइंट होते हैं जो डाल सकते हैं हर चुनौती में। और वर्तमान में कोयला आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा की ग्राह्यता सब अधिक होना, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वर्तमान स्थिति देख लेते हैं क्या है यूपी की वर्तमान स्थिति। 30 जून 2023 तक का ये डेटा है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की क्या है, कुल संस्थापित क्षमता कितनी है? तो ये जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा को मिला के है कितनी? 5734.04, यानी 5734.04 मेगावाट ये आपकी
नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता है वर्तमान में। और राज्य के कुल विद्युत उत्पादन का ये लगभग कितना है, 18.2% है। आपका नवीकरणीय ऊर्जा कितना है, कुल विद्युत उत्पादन का राज्य के 18.2%। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं उन्हीं में। और बृहद जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता कितनी है, तो ये है आपकी 501.6 मेगावाट। ये आपकी है बृहद जल विद्युत जो भी परियोजनाएं हैं उनकी संस्थापित क्षमता है वो इतनी है। जबकि नाभिकीय की संस्थापित क्षमता कितनी है, तो ये है 440 मेगावाट। तो ये डेटा आपको कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आंसर पुष्ट होने के लिए ये जरूरी होता है। पुष्टि आंसर की नहीं करेंगे और केवल तथ्य देंगे तो उससे नहीं, आंसर थोड़ा सही सटीक नहीं माना जाता है। तो आंसर को अगर आप पुष्ट करेंगे तो उससे नंबर अच्छे मिलने की संभावना रहती है। ये आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से कि देखिए, सबसे ज़्यादा स्वामित्व जो उत्पादन है विद्युत का वर्तमान में संस्थापित क्षमता का, उसमें निजी स्वामित्व सबसे ज़्यादा है। कितना है, तो 4713.34 मेगावाट है। और वहीं राज्य सरकार के स्वामित्व में कितना उत्पादन हो रहा है बिजली विद्युत का, तो 550.7 मेगावाट। और केंद्र सरकार के स्वामित्व में 470 मेगावाट का उत्पादन केंद्र सरकार के स्वामित्व में हो रहा है। तो ये आप डाल सकते हैं। सौर ऊर्जा से संबंधित देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा की कुल कितनी है, जो क्षमता, कुल उत्पादन कितना है विद्युत का, तो 2526.61 मेगावाट। और कुल जैव ऊर्जा का 2216। लगभग जानिए कि यहाँ 2526 है, यहाँ 2216 है। लगभग में ये आप लिख दीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा किसी के याद नहीं रहता है किसी को, और वो भी ये इतना सारा डेटा हो एक साथ, तो आप एक एवरेज मानिए कि लगभग 2500 के आसपास, लगभग 2200 के आसपास ये आप डाल सकते हैं। पूरा याद कर लें तो और बेटर है। लघु जल विद्युत का कितना है वर्तमान में, तो ये 49.10 मेगावाट, यानी लगभग 49 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजनाएं, उनसे इतना होता है उत्पादन। आगे देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा है सरकारी प्रयासों में देख लेते हैं। सरकारी प्रयासों में तो देखिए, सरकारी प्रयास डिफरेंट जो हैं ये ऊर्जा, उनके लिए अलग अलग हुए हैं। जैसे सौर ऊर्जा के लिए अलग है प्रयास, जल विद्युत के लिए अलग, जैव ऊर्जा के लिए अलग है। तो सौर ऊर्जा के लिए कौन कौन से हुए हैं, तो यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 लाई है सरकार। सौर पार्कों की स्थापना हुई है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिर्जापुर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है, 75 मेगावाट है, फ्रांस के सहयोग से की है। और अयोध्या को क्या मॉडल सौर सिटी बनाया जा रहा है। तो ये प्रयास थे सौर ऊर्जा से संबंधित। और भी हैं बहुत सारे, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सारे प्रयास नहीं डालने जाते हैं, 3-4 मेन डाल दीजिए, आंसर इतना ही सरकारी प्रयासों में डाला जाता है। जल विद्युत में कितना क्या क्या है, तो देखिए, रेहंद बांध जल विद्युत परियोजना है, 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं 50-50 मेगावाट की। ओबरा है, ओबरा जल विद्युत परियोजना 99 मेगावाट की। माता टीला बांध है, तो ये 30.6 मेगावाट की है। वहीं पूर्वी यमुना है, 6 मेगावाट की है। तो और भी हैं बहुत सारी परियोजनाएं, तो ये जल विद्युत से संबंधित है। आगे देखते हैं जैव ऊर्जा में क्या प्रयास हुए हैं। जैव ऊर्जा से संबंधित जो प्रयास हुए हैं, तो ये पहला यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति, ये भी आई 2022 में। ये नीतियों का उल्लेख तो आपको अवश्य करना है, और ये सारे इनके कुछ मुख्य पॉइंट आपको तैयार भी होने चाहिए जो 2-3 साल के भीतर में आई हैं। और बायोगैस संयंत्र बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड आधारित प्लांट बनाए जा रहे हैं। इनकी क्षमता अभी स्थापित कितना है, जो स्थापित क्षमता है वो है 98 मेगावाट। खोई आधारित विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, 1950 मेगावाट से अधिक की ये खोई आधारित परियोजनाएं। जो खोई क्या होती है, गन्ने का जो अपशिष्ट होता है वो खोई बोला जाता है। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में देख लेते हैं क्या स्थिति है। 30 जून 2023 तक का डेटा है। कुल संस्थापित क्षमता कितनी है, 31,522.18 मेगावाट। और इसमें तापीय कितनी है, तो तापीय की है 25,788 मेगावाट, कितनी है तापीय का है। और ये भी तापीय 2 तरीके की होती है, एक तो कोयला आधारित होती हैं और एक गैस आधारित होती हैं। तो कोयला आधारित का इतना है 24,295 मेगावाट, और गैस आधारित 1493 मेगावाट। कुल संस्थापित क्षमता कितने में तापीय विद्युत का योगदान कितना है, तो 81.81% तापीय विद्युत का योगदान है, जितनी भी यूपी में संस्थापित क्षमता है विद्युत की उसमें, यानी सबसे ज़्यादा है 81.81%। आगे देखिए, यूपी में एनटीपीसी के क्षेत्र जो संयंत्र हैं स्थापित, उनको देख लीजिए। ये कोट करने के लिए आपको डाल सकते हैं आप। सिंगरौली में है, सिंगरौली है सोनभद्र में, रेहंद भी है, ये एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र हैं, ये भी सोनभद्र में। दादरी है गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा अंबेडकर नगर में और औरैया में। तो ये हैं आपके एनटीपीसी के। कुछ और भी हैं,
जैसे राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्र, जो इनमें निर्माणाधीन भी शामिल हैं, जैसे अनपरा, ओबरा, सोनभद्र की, हरदुआगंज अलीगढ़ की, जवाहरपुर, एटा की, पनकी कानपुर की, परीक्षा जो है झांसी की है। ठीक, तो ये है आपके। कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा, और आगे कुछ है ये देख लीजिए। जैसे संस्था है जो इसके विकास में सहयोग देती है, यूपी नेडा, फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूपी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। तो ये आपका क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है यूपी नेडा। प्री के लिए भी देख लीजिएगा यूपी नेडा की स्थापना कब हुई है, तो ये आप इसमें आप प्री के लिए खोज सकते हैं इसका। सौर ऊर्जा परियोजनाएं देखिए कुछ जो हैं वो अलग से ये लिख दी गई हैं, जैसे सौर पार्क हम लोग बता ही चुके हैं, और सौर ऊर्जा नीति इनकी चर्चा हम लोग कर ही लिए। आगे देखते हैं, सोलर पार्क अगर देखनी है योजना, तो सोलर पार्क में विशेष रूप से देखिए जैसे कुछ और है नई, वो भी जान लीजिए। जैसे सोलर पंप सिंचाई कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, और सीएम समग्र ग्राम विकास योजना है। तो इस तरीके की कुछ योजना और याद देख कर लीजिए। सोलर पार्क देखिए इंपॉर्टेंट योजना है, इसके कुछ हम की पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। केंद्र की योजना है पहली बात तो, और इस योजना के तहत प्रदेश में 600 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, जालौन में, एटा में, झांसी में, मिर्जापुर में, प्रयागराज में। ठीक है, और विकास एवं प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो यूपी नेडा और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, सेकी, सेकी के तहत इसका किया जाता है। तो ये जान लीजिए, इनका संयुक्त उपक्रम है, और ये लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कार्यों हेतु ये गठित है। तो इसके आगे देख लीजिए एक और है, ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। इसमें क्या है, अब तक 949 मेगावाट सोलर पावर क्षमता स्थापित की गई है। 2026-27 तक 13.5 लाख घरों को रूफटॉप सोलर प्लांट से कवर किया जाएगा इसके तहत। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है सीधा किसी योजना या नीति को। जैसे ये है यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022, इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए लक्ष्य है 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये भी लक्ष्य आप कहीं भी कोट उसमें कर सकते हैं। तो इसको ये जानिए कि जैसे लक्ष्य में हमने बताया था कि निष्कर्ष में आप ज़्यादातर यूपी के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में ये सहयोग कर सकती है, तो ये लक्ष्य में आप डाल सकते हैं कहीं भी। तो ये 22,000 मेगावाट कब तक, 2026-27 तक। और अयोध्या में पायलट मॉडल पे सोलर सिटी के रूप में विकसित करना, ये इसके तहत ही, नीति के तहत ही है, तो ये विकसित किया ही जा रहा है। और अगले 5 वर्षों में यूपी नेडा के प्रशिक्षण केंद्रों पर 30,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण देना है। कितने, 30,000 सूर्य मित्र इसी नीति के तहत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देख लिया गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की स्थिति हम लोग देख ही चुके थे। और कुछ देख लीजिए, कोयला आधारित क्या है, सिंगरौली में थोड़ा बहुत कोयला उपलब्ध है, उसी पे विद्युत के लिए वही उपयोग होता है और बाहर से आयात किया जाता है। मुख्य स्रोत क्या है, ताप विद्युत और जल विद्युत। ठीक, आगे अन्य, ये जल विद्युत इसमें नहीं आएगा, गैर नवीकरणीय में, ये नवीकरणीय में आता है, तो इसको काट दीजिए। अगला है इसमें अन्य परमाणु विद्युत ऊर्जा यूनिट एक है यूपी में, नरोरा बुलंदशहर में। और अगला है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का कोई भी ज्ञात भंडार नहीं है यूपी में, केवल इसके कुछ अवसंरचनाएं हैं जहाँ पे भंडारण वगैरह किया जाता है, जैसे मथुरा तेल शोधन कारखाना। और अगला है HVJ, जैसे हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, तो ये जगदीशपुर यूपी अमेठी में आता है, तो यहाँ पे एक अवसंरचना देखने को मिलेगी। कांडला गोरखपुर LPG पाइप परियोजना का एक पॉइंट आपको गोरखपुर में मिलेगा। अन्य कुछ निर्माणाधीन भी हैं, जैसे ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल व उड़ीसा तक लगभग कितना है, 5584 किलोमीटर है ये। और वाराणसी में LPG घरों तक आपूर्ति की जाएगी इसके तहत। अगला है देखिए तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं कुछ, जैसे घाटमपुरा, ओबरा सी, जवाहरपुर देख ही चुके हैं हम लोग। इनका ये डिटेलिंग है, इतना डिटेलिंग काफ़ी है, लेकिन आप ये भूल जाएंगे क्योंकि ये डेटा है, कितना यूनिट है, कितनी क्षमता है। तो लगभग सबकी 660 मेगावाट की क्षमता है, 2-2 यूनिट हैं, इसमें एक है पनकी में। जल विद्युत में भी देख लीजिए, संस्था है यूपी जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, है ना, वो अलग से देखा है, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है, वो आपको करा रहे हैं।
और यूपी में कुल 7 स्थानों पे ये देखेंगे जल विद्युत वाले: ओबरा, माता टीला, रिहंद, ऊपरी गंगा नहर पे स्थित गंगा विद्युत गृह, पूर्वी यमुना नहर, परीक्षा बांध, शीतला बांध, ये हैं आपके। अगला है इसमें जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम चला था 2018 में, तो इस कार्यक्रम का भी उल्लेख कर सकते हैं। उद्देश्य क्या था? जैव अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देना। इसके तहत निम्न परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है: ये बायोडीजल, बायोएथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस और बायो सीएनजी, प्रोड्यूसर गैस और बायोकोल, इनकी परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं, बाकी ये देख लीजिए कुछ थोड़ा सा, ये हम लोग देख ही चुके हैं उधर बायोएथेनॉल और ये सब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए एक नोडल एजेंसी, इसके लिए क्या क्या है नोडल एजेंसी पे देखते हैं। 15 मेगावाट तक की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उनको कौन देखता है? यूपी नेडा। और 15 मेगावाट से अधिक की जो परियोजनाएं होती हैं उनके लिए एजेंसी बनी है यूपी जल विद्युत निगम। तो इतना अंतर है इन दोनों में, इनको भी जानना जरूरी है। जैसे लघु परियोजनाओं में क्या है, निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से ये लघु परियोजनाएं पूरी होती हैं, यानी चल रही हैं। शासकीय भूमि जैसे है, इसमें ये जो नीति दी गई थी उसी के बारे में है। यूपी जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम जो है उसी में है ये सारे पॉइंट। शासकीय भूमि का क्या स्थिति है? तो 30 वर्ष के लिए पट्टे पे दिया जाता है, 100 रुपये प्रति एकड़ की दर से लीज रेंट के हिसाब से ये 30 वर्ष के लिए पट्टे पे ये शासकीय भूमि मिल जाती है। और पट्टा अवधि का नवीनीकरण हो सकता है। इस भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि का भी अधिग्रहण या क्रय किया जा सकता है। अगला इसी में पॉइंट है कि निजी विकासकर्ता को ऊपरी पारेषण लाइन जो होती हैं बिछाने हेतु इसका राइट ऑफ वे की सुविधा दी जा सकती है। विद्युत अधिभार में छूट है। यूपी नेडा द्वारा एक है यहाँ पे एक परियोजना चलाई जा रही है, और यूपी जल विद्युत निगम द्वारा 8 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। क्षमता 30 मेगावाट की है। और इनमें देखिए तो इस वीडियो में इतना ही था। ये खत्म हो चुका है आपका यूनिट 6 आपका हो चुका है। यूनिट 7 देखेंगे इसके बाद। और जिसने भी ना पुराने वीडियो देखे हों, जो बाकी यूनिटों के पढ़ चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 5 और 6 की, तो वो आप क्रम वाइज देख सकते हैं सारे वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।